ये कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे स्टोरी में। अपनी बेटी की बात सुनकर वीरेंद्र, रहाणे और माया को भी गुस्सा आ रहा था। दीप्ति की मॉम गुस्से में अपने पति को देखकर बोली, आप पता करिए वो कौन है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं जिसकी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। अपनी बीवी की बात सुनकर वीरेंद्र ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं उस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब दीप्ति बोली, डैड आप जो भी करेंगे बट इस बारे में मोक्ष को पता नहीं चलना चाहिए। मोक्ष उस लड़की के पीछे पागल हो गया है डैड, वो मुझे एक नज़र देखता तक नहीं और आज तो उसने उसे बेकार 2 कौड़ी की लड़की के लिए मुझे अपने गार्ड से कहकर पिटवाया। डैड आप कुछ भी कीजिए डैड, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ डैड, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आपने तो कहा था राजवंश फैमिली मोक्ष और मेरी शादी जरूर कर देंगे, पर उन लोगों ने तो आपके बातों का मान भी नहीं रखा दादाजी के दोस्त के होने के नाते। मैं क्या करूं डैड, मोक्ष ने तो मुझे ऑफिस से भी निकल दिया, अब मैं उसके आसपास कैसे रहूंगी। प्लीज डैड कुछ कीजिए, मुझे कैसे भी करके मोक्ष से शादी करना है। इतना कहकर दीप्ति रोने लगी। अपनी बेटी को इस तरह से रोते हुए देखकर वीरेंद्र जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसकी बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, रो मत बेटा, मोक्ष जरूर तेरा होगा। मैं फिर से राजवंश फैमिली से बात करने जाऊंगा, बस एक बार मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ पता चल जाए। तुम डिस्चार्ज हो जाओ, हम फिर से मोक्ष के घर जाएंगे। और एक बात याद रखना, तुम्हें इस बार वहां सबको इम्प्रेस करना होगा, खास करके मोक्ष के दादा दादी को, क्योंकि मोक्ष चाहे कितना भी क्रूएल क्यों ना हो, वो अपने दादा दादी को कभी मना नहीं करेगा और तुम्हें मोक्ष की मोम को भी इम्प्रेस करना होगा। दीप्ति की मोम भी बोल, हाँ बेटा, तुम्हें मोक्ष के घर वालों को इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। अगर वो सब तुमसे इम्प्रेस हो गए तो मोक्ष को अपने घर वालों की बात मानकर उस लड़की को छोड़कर तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। अपनी मोम डैड की बातें सुनकर दीप्ति भी चुप हो गई, क्योंकि उसे भी अपनी मोम डैड की बातें सही लग रही थी। अगर मोक्ष के घर वाले उसे पसंद करने लगे और मोक्ष को फोर्स करे उससे शादी करने के लिए, तो मोक्ष को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। और शादी के बाद वो मोक्ष को अपनी खूबसूरती और हुस्न के जाल में इतना दीवाना बना देगी कि मोक्ष लड़की के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं, चाहे वो कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो। पर उसे क्या पता कि मोक्ष की क्रुएलिटी तो उसने देखी ही नहीं। अगर मोक्ष की क्रुएलिटी देख ली तो ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आएगा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस केबिन प्राइवेट रूम में मोक्ष और ईशानी अब भी एक दूसरे से लिपटे हुए थे। मोक्ष ईशानी की डेलिकेट ब्रेस्ट को किस, सक और बाइट किए जा रहा था, जिस वजह से ईशानी की ब्रेस्ट पूरी तरह से रेड हो गई थी और बाइट मार्क्स भी नजर आ रही थी। मोक्ष ईशानी की सीने पर खुद के दिए हुए निशान को देखकर सेटिस्फैक्शन से मुस्कुराते हुए ईशानी को देखता है, जो उसे देखकर अपनी नजरें चुरा रही थी। मोक्ष ने ईशानी के फेस को पकड़ अपने तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे पता नहीं था कि मेरी बेबी डॉल इतना शर्माती भी है। वैसे तुम्हारी इस शर्माते हुए लाल चेहरे को देखकर मुझे अभी तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लेने का मन कर रहा है। मैं तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने नमन से हमारी शादी की पेपर्स बनाने को बोल दिया है, ताकि हम लीगली हस्बैंड वाइफ बन जाए। ऐसे तो तुम पूरी तरह से मेरी हो और मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए किसी पेपर की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई मेरी बेबी डॉल पर उंगली उठाए। उसकी बात सुनकर ईशानी बस स्माइल कर देती है। उसे मोक्ष शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो बस यही सोच रही थी कि आपने दादाजी, डैड, मोम, भाइयों, इन सबको इस बारे में कैसे बताए। ईशानी को किसी सोच में खोया हुआ देखकर मोक्ष समझ जाता है कि वो क्या सोच रही है, इसलिए वो ईशानी की गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम ज्यादा मत सोचो बेबी डॉल, हम अभी सिर्फ कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर जब टाइम आएगा हम फिर से सबके सामने शादी करेंगे, जहां सभी फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स होंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे मोक्ष पर इसी वजह से और भी ज्यादा प्यार आता था, क्योंकि उसकी बिना कहे ही मोक्ष उसकी सारी बातें समझ जाता था। वो मोक्ष को प्यार से देखते हुए मन ही मन यही सोच ही रही थी कि तभी उसकी हल्की सी चीख ही निकल गई, क्योंकि मोक्ष ने उसके सॉफ्ट इमर्ज चेस्ट पर अपने दांत गड़ा दिए थे और दूसरे उभार को अपने हाथों से प्रेस कर रहा था। ईशानी ने थोड़े नाराजगी से मोक्ष को देखा तो मोक्ष उसे देखकर उसकी एक उभार को मसलते हुए बेशर्मी भरी स्माइल करते हुए बोला, बेबी डॉल, ये कितने सॉफ्ट है, क्यों ना हम अभी आगे बढ़ जाए, ऐसे भी हमारी शादी तो कल होने ही वाली है। उसकी बेशर्मी भरी बातें सुनकर ईशानी थोड़े गुस्से में उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मुझे पता नहीं था कि अंडरवर्ल्ड किंग और बिजनेस वर्ल्ड का बादशाह जिसे पूरी दुनिया डरती है वो इतने बेशर्म होंगे। मेरे ऊपर से उठो, मुझे जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम भी है। ईशानी की बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए ईशानी की गाल पर किस करते हुए बोला, बिल्कुल बेबी डॉल ने बहुत बेशर्म हूँ,
पर मैं बेशर्म सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ बेबी, बाकी दुनिया के लिए तो मैं अभी भी वही पुराना क्रूएल डेविल हूँ, और ऐसे भी अगर मैं शर्म करूंगा तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दो। और अगर स्टोरी आपको पसंद नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे ये स्टोरी हम यहीं पर रोक दें और दूसरी नई स्टोरी आपके लिए लेकर आए। चलिए अब आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। स्टोरी बाय SS एक्सप्लेनर। इस वक्त नंदिनी को ईशानी की इस सो क्लॉड फैमिली पर गुस्सा और हंसी दोनों ही आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा ये सारी फैमिली इतनी ही बेवकूफ़ है क्या इन लोगों के दिमाग नाम का चीज़ नहीं है। जब इन्हें ईशानी की डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी पता है तो फिर भी ये लोग इशू को इतनी छोटी सी शेयर देने की बात कर भी कैसे सकते हैं, जो ईशानी के लिए धूल के बराबर भी नहीं है। वही ईशानी की इंसल्टिंग बातें सुनकर सबको थोड़ा बुरा लगा और थोड़ा गुस्सा भी आया। वो तो ईशानी की हक उसे देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रिया को ईशानी के शेयर्स देने की वजह से कहीं ईशानी ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। भले ही वो आपने मेहरा कॉर्पोरेशन की शेयर्स ईशानी को नहीं दे रहे थे, फिर भी वो उसी कॉर्पोरेशन के एक ब्रांच की शेयर्स जो सुकेत जी के नाम पर है उनमें से 10% शेयर ईशानी को दे रहे थे, ताकि ईशानी की मन में गुस्सा ना बढ़े। पर ईशानी के लिए तो वो शेयर्स 2 कौड़ी की है। आरती जी को थोड़ा गुस्सा आया। जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे तभी सुकेत जी ने उनके हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। आरती जी आपने पति की तरफ देखा तो सुकेत जी इशारों में ही उन्हें शांत रहने को बोल रहे थे। उनके इशारा को समझकर आरती जी भी शांत हो गई। सुकेत जी ईशानी की तरफ देखकर बोले, देखो ईशानी, हमें पता है कि तुम हम सब से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हो और गलती भी हमारी है, पर हम तुम्हें तुम्हारी हक दे रहे हैं। तुम मेहरा फैमिली की बेटी हो। भले ही हमें पता है कि तुम्हारे पास अब बहुत सारे पैसे हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, शायद ये शेयर्स तुम्हारे लिए बहुत कम है, पर उस पर तुम्हारा हक है और हम सब चाहते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। सुकेत जी की बात सुनकर समीर, आरती जी और रेहान, अयान भी ईशानी की तरफ देखने लगे, पर वहीं प्रिया तो गुस्से से ईशानी को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी ये कितनी अनफेयर है, ईशानी को शेयर्स क्यों मिलना चाहिए, जबकि ईशानी बचपन से उन सब के साथ नहीं रही, फिर भी घर वाले ईशानी को ये शेयर्स क्यों देना चाहते हैं। ईशानी से इतनी बार बेइज्जती होने के बाद भी प्रिया अभी तक सुधरी नहीं थी। वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए, मासूम बनते हुए, अच्छी बनने का नाटक करते हुए ईशानी को देखते हुए बोली, ईशानी तुम्हें डैड की बातें मान लेनी चाहिए। डैड ये सब तुम्हें बहुत प्यार से दे रहे हैं और इस पर तुम्हारी हक भी तो है। मुझे पता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा और तुम शायद मुझसे नफरत भी करती होगी कि तुम्हारे नाम पर जो शेयर्स होने वाली थी वो सब डैड मुझे दे रहे हैं, पर तुम्हें तो पता है डैड, मोम और भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं ये शेयर्स लेने से मना नहीं कर सकती। प्रिया अपनी बातों से ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सभी उसे कितना प्यार करते हैं और ईशानी को कोई भी प्यार नहीं करता, इसलिए तो उसके नाम पर जो शेयर्स होने वाली थी वो सब उसे दे रहे हैं। पर ईशानी की एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं बदले। पिछले जन्म में भी प्रिया इसी तरह ट्रिक खेलकर हमेशा ईशानी को हर्ट करती रहती थी और ईशानी सच में बहुत हर्ट होती थी अपने माँ, पापा और भाइयों की बेरुखी से, पर अब उसे अपने उन सो कॉल्ड परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था, तो भला उसे क्या ही फर्क पड़ता। वहीं प्रिया की बातें सुनकर समीर को भी अब प्रिया की इंटेंशन गलत लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया जानबूझकर ईशानी को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसके परिवार वाले उसे प्यार करते हैं, ईशानी को नहीं, जिस वजह से समीर को प्रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर प्रिया ऐसी ही बातें करती रही और ईशानी के सामने बोलती रही तो उसे डर था कि अब तक जो थोड़ी बहुत उम्मीद उनके मन में बची है कि शायद ईशानी उन्हें माफ कर दे और फिर से पहले जैसे सबको अपना ले। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर कि घर वाले सिर्फ उसे प्यार करते हैं, कहीं ईशानी सबसे और भी ज्यादा नफरत ना करने लग जाए। वहीं सुकेत जी को भी कहीं कहीं ये महसूस हो रहा था कि प्रिया गलत बोल रही है, पर यह सच भी था कि वो प्रिया से बहुत प्यार करते थे, पर उन्हें जब से अपनी गलती पता चली थी वो बहुत पछता रहे थे और ईशानी को भी वही प्यार देना चाहते थे, इसलिए इस वक्त उन्हें भी प्रिया की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कहीं ये सब सुनकर ईशानी को सब पर और भी ज्यादा गुस्सा ना आ जाए और ईशानी उन सब से और ज्यादा दूर ना हो जाए। आरती जी भी प्रिया को बोलकर रोकना चाहती थी, पर प्रिया की सारी बातें झूठ भी नहीं थी। सच में पहले उन्होंने ईशानी के बारे में बिना सोचे ही प्रिया को शेयर्स देने का फैसला किया था, क्योंकि उस वक्त वो सब प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे जब तक ईशानी घर छोड़कर नहीं और उन्हें अपनी गलती का रियलाइज नहीं हुआ। ईशानी को शेयर्स देने के बारे में तो उन्हें कुछ दिन पहले ही डिस्कस किया था, जिसे सोचकर उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उनकी खुद की बेटी होकर भी उन्होंने प्रिया के बाद ईशानी को चुना। तभी ईशानी की खतरनाक हंसी पूरे हॉल में सुनाई दिया। मिस प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे वो एक पैसे के बराबर शेयर्स चाहिए जो तुम्हें दिया जा रहा है? ना तो मैं तुम्हारी तरह भिखारी हूँ कि मुझे दूसरों से दिया भीख चाहिए, और ना ही मैं तुम्हारी तरह डस्टबिन हूँ जो कोई भी किसी भी कचरे को मुझे दे और मैं अपने पास रख लो। वो क्या ना, मेरी भी एक स्टैंडर्ड है, इसलिए मुझे ये शेयर्स के नाम पर कचरे की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि तुम बिल्कुल डस्टबिन जैसी हो जो सिर्फ कचरे के लिए ही बनी हो। वहीं ईशानी को ऐसे डेविल की तरह हंसते हुए और डस्टबिन कहकर अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर प्रिया गुस्से के मारे कांप रही थी। उसका मुंह काला पड़ गया था। हर बार ईशानी उसकी बेइज्जती करती थी, पर वो चाहकर भी उसे सबक नहीं सिखा पा रही थी।
उसकी आंखों से गुस्सा और बेइज्जती के कारण आंसू बहने लगे। वो अपने फैमिली की तरफ देखकर बोली, मॉम, डैड, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो ईशानी मुझे ऐसी बातें बोल रही है और मेरी बेइज्जती कर रही है? मैं तो बस उसे समझा रही थी। इतना कहकर वो रोने लगी। वहीं प्रिया को ऐसे रोते देख समीर को छोड़ सबको थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। रेहान और रेहान ईशानी को छह कर भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि पिछली बार भी उन दोनों ने प्रिया की साइड लिया था। अब वो नहीं चाहते थे कि ईशानी उनसे फिर से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाए, खास करके रेहान, क्योंकि आपने पिछले गलतियों की वजह से वो अब भी पछता रहा था। आरती जी प्रिया के पास आई तो प्रिया उनके गले लग गई और रोने लगी। आज तो सच में उसे रोना आ रहा था। पहले कभी उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी। जब पहले ईशानी इस घर में आई थी तब वही थी जो ईशानी को बेइज्जत करती थी और ईशानी हमेशा ऐसी रोती थी। पर अब ईशानी के आने के बाद ईशानी बदल गई थी। अब तो उसे ईशानी की बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिल रहा था, उल्टा उसकी ही बार बार सबके सामने बेइज्जती हो रही थी। उसे ईशानी से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी इस वक्त। आरती जी प्रिया को शांत करने की कोशिश करते हुए ईशानी की तरफ देख बोली, ईशानी, तुम प्रिया से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो तो तुम्हें बस समझा रही थी और तुम उसकी इस तरह से बेइज्जती क्यों कर रही हो? वो भी तो तुम्हारी बहन है। उनकी बात सुनकर ईशानी अपनी कोल्ड नजरों से उन्हें घूरते हुए बोली, मिसेस आरती मेहरा, जब मैं आप सबको ही अपनी फैमिली नहीं मानती तो फिर आपकी ये कचरा जैसी बेटी मेरी बहन कैसे हो गई? और इसकी औकात भी है क्या मेरी बहन बनने की? और क्या कहा आपने मुझसे बात कर रही थी? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि आपकी ये सो कॉल्ड बेटी मुझसे बात ही क्यों कर रही थी? मैंने तो उसे क्लियरली मुझसे बात करने से मना किया था। क्या आपकी मोम की गुड़िया को भूलने की बीमारी है? अगर है तो फिर आपको अपनी प्यारी बेटी को घर पे नहीं हॉस्पिटल में छोड़ देना चाहिए। जितना मुझे लगता है इसकी दिमाग भी कमजोर है, कहीं आपकी मोम की गुड़िया पागल ना हो जाए। उसकी बात सुनकर अब आरती जी को ईशानी पर थोड़ा गुस्सा आने लगा। भले ही अब वो ईशानी से प्यार करते थे, पर प्रिया को भी उन्होंने बचपन से पाला था, जिस वजह से प्रिया के लिए ईशानी की कड़वे शब्द उन्हें बुरा लग रहा था। पर वो ये भुलाए थे कि उन लोगों ने तो ईशानी को इससे भी ज्यादा कड़वे शब्द बोले थे। आरती जी ईशानी को देख बोली, ठीक है, अगर तुम्हें ये शेयर्स नहीं चाहिए तो हम तुम्हें ये लेने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। पर 2 दिन बाद प्रिया की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम पार्टी ज्वाइन कर सकती हो ताकि तुम भी सबसे मिल सके और मेहमान से भी तुम्हारे डैड तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। इस बात से ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई थी। वो कुछ सोचते हुए सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोली, मिसेस आरती मेहरा, जितना मुझे याद आपकी प्यारी बेटी की बर्थडे पर तो आप मुझे आने से मना करती थी ताकि आपको, आपकी फैमिली को और आपकी सो कॉल्ड कचरा बेटी को मेरी वजह से एम्बेरस ना होना पड़े। तो फिर आज ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है कि मुझे आप सब इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो भी आपकी कचरा बेटी की फालतू बर्थडे पार्टी में? और आप सब मुझे क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं? लेट मी गैस। फिर कुछ सोचने के एक्टिंग करते हुए तिरछी स्माइल करके बोली, ओहो, आई गैस आप सबको ये बोलकर मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कि मैं आप सबकी गोद ली हुई बेटी हूँ, राइट? इतना कहकर वो चुप हो गई। वही दादी माँ चुपचाप बैठी सब सुन रही थी। उन्हें अपनी पोती के दर्द के बारे में सब कुछ पता था, जिस वजह से उन्हें ईशानी की सबको इंसल्ट करना बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। वही सभी घर वालों की नजरें शर्म से झुक गई थी। सबको याद आ रहा था कैसे उन सब ने जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तो सबको बोला था कि ईशानी सिर्फ उनकी गोद ली हुई बेटी है ताकि प्रिया को बुरा ना लगे और उसे दर्द ना हो। पर उन लोगों ने इस वजह से ईशानी को कितना दर्द दिया था इसकी तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था। अब तो सबकी आंखें नम हो गई। वहीं आरती जी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। ईशानी की बातें उनके दिल में खंजर की तरह बार कर रही थी। ये सच था कि उन्होंने प्रिया की बर्थडे पार्टी में ईशानी को आने से मना किया था ताकि प्रिया की मूड ईशानी को देखकर अपसेट ना हो जाए, पर इन सब में उन्होंने अपनी खुद की बेटी को इतना दर्द दे दिया कि अब वो उनसे नफरत करती है। आरती जी अब ईशानी से माफी मांगना चाहते थे, पर इससे पहले ही ईशानी वहां से ऊपर चली गई। उसे और उन सब का नाटक बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईशानी के जाने के बाद जब नंदिनी जाने को हुई तभी सुकेत जी नंदिनी को रोकते हुए बोले, बेटा जरा रुकिए। उनकी बात सुनकर नंदिनी रुक गई। वो उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर थे तो वो बड़े ही, अगर बिना सुने चली गई तो ये उनका अपमान होगा, ये सोचकर वो रुक गई। नंदिनी को देखकर सुकेत जी बोले, बेटा हम जानते हैं ईशानी हमसे गुस्सा है और शायद नफरत भी करती है, पर हम चाहते हैं कि वो इस पार्टी में आए और सबसे घुले मिले। हम उसे सबसे अपनी बेटी कहकर इंट्रोड्यूस करने वाले थे, पर वो बिना कुछ सुने ही चली गई। तो क्या आप उनसे बात कर सकती है और उन्हें पार्टी में आने के लिए कन्विंस कर सकती है? आपने डैड की बात सुनकर कि वो ईशानी को अपनी बेटी और मेहरा फैमिली के प्रिंसेस की तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो उनकी प्रिंसेस है ना कि वो ईशानी, तो फिर वो उसे क्यों सबसे मिलवाना चाहते हैं? अगर सबको पता चल गया कि ईशानी इस घर की असली प्रिंसेस है और वो सिर्फ गोद ली हुई जो हॉस्पिटल में बदल गई थी, तो उसका क्या हुआ? कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। उसकी स्टेटस और घमंड एक पल में चकनाचूर हो जाएगी। वही सुकेत जी के साथ आरती जी और तीनों भाई भी नंदिनी को अपनी आंखों में उम्मीद लिए देख रहे थे, पर नंदिनी उन सब की उम्मीद को तोड़ते हुए बोली, सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद आप भूल गए हैं कि उसी दिन इशू की भी बर्थडे है।
इसलिए सारे फैमिली, दादाजी, डैड, मोम और सारे भाई मिलकर हर साल उसकी जन्मदिन पर इशू के लिए महापूजा रखवाते हैं जहां हर कोई होता है। और मुझे नहीं लगता मेरी इशू को आपकी घटिया सो कॉल्ड बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड करना इतना जरूरी है कि वो अपने ही जन्मदिन की पूजा और पार्टी में शामिल ना होकर आपकी पार्टी में आए। इतना कहकर नंदिनी ने एक बार घिन और नफरत से उन सब की तरफ देख और चली गई। आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल ना भूले और चैनल को अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें और दोस्तों कम से कम 200 लाइक का टारगेट पूरा कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।